गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो फिर हम नए क्लास के साथ अपने YouTube चैनल एन कुमार फिजिक्स क्लासेस में तुम लोगों का स्वागत करते हैं। कैसे चल रहे हैं तुम्हारे पढ़ाई लिखाई सारे कैसे चल रहे हैं? क्लासेस कैसे लग रहे हैं? क्लासेस के वर्ड्स कैसे आ रहे हैं? मेरे एक्सप्लेनेशन कैसे आ रहे हैं? तुम्हें सारी बातें समझ में आ रही है? क्लासेस का लेंथ कहीं ज्यादा तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं कहीं एक दिन में ज्यादा पढ़ाई हो जा रही है? जितना तुम पचा सकते हो उतना ही खाने का प्रयास करना, नहीं ज्यादा खाओगे तो कहीं और जाना होगा, दिक्कत हो जाएगी हैं? अभी तो कोरोना का दवाई खाओगे या उनके दवाई खाओगे, है ना? तो उतने ही खाने का प्रयास करना है जितना आसानी से पच जाए, है ना? प्रीवियस क्लास में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब तुमको पढ़ा रहे थे तो लास्ट टॉपिक तुम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मैंने बताया था कि डिफरेंट ज्योमेट्रिकल बॉडी का अगर हम डिफरेंट प्लेस पर अगर एक्सिस को मैं प्लेस्ड करूं रखूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या क्या होगा। और वहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा यहां पर आकर यूनिट तुम्हारे लिए फिनिश्ड होता है और हम एक नए लेसन के साथ नए क्लास में तुम्हारे सामने आएंगे। तो अपने कमिटमेंट के मुताबिक बच्चे आज से मैं नया यूनिट तुम्हारा चालू करने जा रहा हूं एंड द नेम ऑफ यूनिट इज तुम्हारे सामने पढ़ रखा है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। बच्चे 5 मार्क्स का इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स का इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे लगभग 5 मार्क्स के, है ना? और अगर अपने यहां तुम फिनिश करने की बातें अगर यहां पर करो कि एक क्लास हम लोग को कितने लेक्चर में फिनिश हो सकते हैं, तो बच्चे अगर मैं थोड़े अगर जितना मैं क्लास में अगर पढ़ाता था उतना मैं अगर पढ़ाऊं तो 10 क्लासेस, लेकिन तुम यहां पर चूंकि अपना लिखने का जो समय होता है वो सेव होता है तो तय बात है कि उतने टाइम नहीं लगेंगे। अभी मेरे को वहां इतना लिखने में वक्त लगता, यहां पर तो ये टाइम नहीं लगता, टाइम सेव होता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन में जो वक्त लेंगे तो यहां पर तुम मान के चलो कि 8 क्लासेस हम लोग को इसको फिनिश करने में लगना चाहिए। 2 क्लास का फायदा हम लोग को श्योर होगा। तो चलो आज हम फर्स्ट क्लास ग्रेविटेशन का फर्स्ट क्लास हम यहां पर तुम्हें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात है कि ग्रेविटेशन में कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो मैं तुम्हें बताऊं। पहले तो लेसन का नाम ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने लिखा है कि इट इज अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। ये नेचर का एक फंडामेंटल फोर्स है, प्रकृति का यह एक मौलिक बल है, यह मौलिक बल है। यस, ये नेचर में हर एक पॉइंट पर यह फोर्स अपीयर रहता ही रहता है। न्यूटन ने बोला था, न्यूटन आर्ग्यूड दैट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये इसी पर तो ब्रह्मांड टिका हुआ है। हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड की जो अस्तित्व है, आज ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है यह अस्तित्व ग्रेविटेशन के कारण है। क्या मतलब? ग्रेविटेशन में अगर 2 बॉडी है, 3 बॉडी है, 4 बॉडी है, 5 बॉडी है, तो सारे के सारे बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही न्यूटन का आर्ग्यूड था। उन्होंने यही बात संसार को बताया था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपने ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी चंद्रमा को अट्रैक्ट कर रहा है, चंद्रमा पृथ्वी को अट्रैक्ट कर रहा है, सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रहा है, सन मून को अट्रैक्ट कर रहा है, मून सन को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह से जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हैं वो सारे के सारे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। और अगर सारे के सारे बॉडी एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करते रहें, सारे के सारे बॉडी अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहें तो क्या होगा? कोई कहीं नहीं जाएगा। ये अट्रैक्शन हो रहा है, यहां 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 अट्रैक्शन हो रहा है। अगर मैं 2-3 बॉडी का ही केवल बात कर लूं तो ये सारे के सारे बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये यहां अट्रैक्शन हो रहा है, ये यहां अट्रैक्शन हो रहा है, यहां अट्रैक्शन हो रहा है, ये यहां, तो कहां जाएगा? कोई बॉडी कहीं नहीं जाएगा, सब एक दूसरे को खींच रहा है। फिर क्या होगा? क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा? नहीं, स्थिर नहीं होगा। क्या होगा? रिवॉल्व करेगा। वो क्या होगा? रिवॉल्व करने लगेगा। जब सब एक दूसरे को खींचने लगेगा और कोई एक दूसरे में नहीं समाएगा, कैसे समाएगा? मान लो अभी हम 2 बॉडी को तुमको सोचने का प्रयास, तुम्हें दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर अगर ये बॉडी इसको खींच रहा है, ये बॉडी इसको बाय द वे ये इसको ज्यादा फोर्स लगाया तो खींच लेगा। तुम्हारे मन में बात आ रहा होगा, ये बात आना चाहिए ना। ये बॉडी फर्स्ट है, ये सेकंड है, अगर बाय द वे फर्स्ट बॉडी के पास ज्यादा फोर्स रहा तो सेकंड बॉडी को खींच लेगा। तुम्हारे मन में बात आएगा। यस, तुम्हारा सही क्वेश्चन है, लेकिन तुम ये भी तो ध्यान दो कि सेकंड बॉडी को कोई थर्ड बॉडी भी कहीं ना कहीं से खींच रहा होगा। और हो सकता है कि इसके पास इतना ज्यादा पावर हो कि इसको इधर नहीं जाने दे रहा हो।
न्यूटन का यही आर्ग्यूमेंट था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। यहां उन्होंने तो यहां तक बोला कि एक ही बेंच पर बैठे हुए दो बच्चे भी एक दूसरे को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। क्या फिक्र हो रहा है तुम्हें, गुस्सा आ रहा है कि अरे रमुआ हमारा बगल में तो काहे बैठ गया, नहीं मंजुआ बैठती तो अच्छा होता। अरे बक्का पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर, है ना, तू रमुआ हो तो मंजुआ मिलेगी ही। हाँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। न्यूटन्स आर्ग्यूड दैट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड के कोई भी दो कण के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। लेकिन ग्रेविटी क्या है? अब देखने में दोनों एक ही जैसा लगता है, नहीं लगता है ना कि जो ग्रेविटेशन है वही ग्रेविटी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंट नहीं है, केवल वर्ड का डिफरेंस है। ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन भी क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। ग्रेविटी भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। लेकिन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस। ये धरती और धरती के नजदीक कोई भी हम तुम कुछ भी पार्टिकल्स जो या तो अर्थ के सरफेस पर है या तो इसके नजदीक में है। नजदीक बोले तो ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। अब एक बार दोनों को फिर से सुन लो। हम लोग पढ़े ग्रेविटेशन, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण। यूनिवर्स के कोई भी दो पार्टिकल्स जैसे सन और मून, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। ब्रह्मांड के कोई भी दो कण के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशन। लेकिन अर्थ और अर्थ पर का वस्तु या तो अर्थ के सरफेस पर हो या तो नियर अबाउट कहीं पर हो, इसके ग्रेविटेशन के भीतर कहीं पर हो, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, गुरुत्व। अब लोग कुछ और जरूरी बात सुन लो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट को हम एक जगह सेलेक्ट कर दिए हैं। ये सब अच्छे पढ़ाई का एक पहचान है। ग्रेविटेशन फोर्स होल्ड्स गुड फॉर द वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इंटरमॉलिक्यूलर टू इंटरप्लानेटरी डिस्टेंस। बहुत अच्छा बात मैंने बताया कि चाहे वो डिस्टेंस बहुत छोटे छोटे हो, इंटर एटॉमिक, तो इंटर एटॉमिक क्या हो गया, एकदम छोटा छोटा डिस्टेंस हो गया, दो एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहां भी ये अट्रैक्शन होगा। और अगर प्लानेटरी डिस्टेंस है, अब प्लानेटरी डिस्टेंस कहने का मतलब कि ये अगर अर्थ है और ये अगर मून है तो इनके बीच का डिस्टेंस तुम समझ सकते हो कितना ज्यादा है। सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी को, सूर्य के प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 6 सेकंड लगता है। समझ लो कितना मैं बोला, 8 मिनट्स 6 सेकेंड्स। और तुम जानते हो इन 1 सेकेंड कितना लाइट ट्रेवल करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। तो तुम अंदाजा लगा लो कि 8 मिनट और 6 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस वहां से यहां ट्रेवल करके आना होता है। ये तुम समझ सकते हो, अरबों खरबों किलोमीटर आ जाएगा, है ना। इतने सारे डिस्टेंस है, तो इतने लंबा डिस्टेंस हो चाहे उतना छोटा डिस्टेंस हो, चाहे वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हो या इंटरप्लानेटरी डिस्टेंस हो, इन दोनों में एक ग्रेविटेशन लागू होता है। इसलिए इसका जो रेंज है काफी वाइड होता है। एक बार तुम और ध्यान दो, ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग्स द पार्टिकल्स। जिस मीडियम में पार्टिकल्स है उस मीडियम से कोई लेना देना नहीं होता है, ग्रेविटेशन का कोई लेना देना नहीं होता है, वो मीडियम से इंडिपेंडेंट है। आगे जाओगे तो मैं तुम्हें न्यूटन का एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा कि F = G m1 m2 by r²। अब देखो G कांस्टेंट है, इसको ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बारे में मैं जस्ट आज ही मैं इसके बारे में और काफी डिटेल बताऊंगा। और इस m1 m2 by r² को मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। मास को मीडिया से क्या लेना देना है। और अगर बाय द वे बॉल दो बॉल लेते हैं और इसके बीच का डिस्टेंस बाय द वे 2 फीट है या 2 मीटर है, तो इसको मीडिया से क्या लेना देना है। अगर मैं यहां पर भी रखूंगा तो 2 मीटर में रख सकता हूं और पानी के भीतर में जाऊंगा तो भी वहां पर 2 मीटर के बीच में रख सकता हूं। तो मीडिया से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब पूरा का पूरा टर्म, इसको मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को मीडियम से कोई मतलब नहीं होता है। ये चीज मैंने तुमको यहां तक बताया। अब बच्चे और आगे ध्यान दोगे, सब अच्छे टॉपिक्स मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब मैं तुमको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये तुम्हारे लिए नोन है। क्लास 9 में
तुम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काफी डिटेल पढ़ चुके हो, बहुत अच्छा से पढ़े हो, उसी का ये थोड़ा सा इनलार्ज पार्ट है। ये जो ग्रेविटेशन लेसन तुम्हारा क्लास 11 में है वो क्लास 9 का इनलार्ज पार्ट है, तो थोड़े तुम्हें मदद मिलेगा। आज तुम घर में बैठ रखे हो तो घर में तुम्हारे पास 9 क्लास के बुक होंगे, तुम्हारे घर में 9 क्लास के नोट्स तुम्हारे सर का पढ़ाया हुआ 9 क्लास का नोट्स होगा। तुम अगर एक बार उसे रिपीट कर लो, थोड़े से अगर एक लुक देख लो तो तुम्हें ये पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। क्या था न्यूटन्स लॉ? न्यूटन्स ने अपने लॉ में बताया था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्स में हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, और इसमें लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या मतलब कि अगर बाय द वे दो पार्टिकल्स ले लो, ए और बी दो पार्टिकल्स ले लो, बाय द वे इसका मास m1 इसका मास m2, इनके बीच का डिस्टेंस r, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है, तो न्यूटन्स ने कहा कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ, है ना। दो कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल, सॉरी विकर्षण नहीं, लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमान। अगर इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाए, एक साथ अगर मिला लिया जाए, तो ए प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई r स्क्वायर, हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है, यहां कैपिटल जी में टूटेगा, कैपिटल जी में। सो जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, और ये जो जी है ना, इसी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। और इसी चीज को मैं तुम्हें यहां बाय फिगर और बाय कैलकुलेशन तुमको दिखाने का मैं यहां पर प्रयास कर रहा हूं। बच्चे ध्यान देना, यहां पर मैंने क्या किया, दो बॉडी ले लिया, m1 और m2, दो अलग बॉडी मैंने ले लिया। इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो मैं कहूंगा F प्रोपोर्शनल m1 m2, F प्रोपोर्शनल 1 बाई r स्क्वायर। दोनों को अगर एक साथ मिला लिया जाए तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई r स्क्वायर, और हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है, यहां g में टूटेगा, g को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसी का एक नाम और है यूनिवर्सल कांस्टेंट। और यहां से कोई अगर तुम्हें अब अगर g का वैल्यू तुमसे पूछ दे, मैं क्या बताया, ए g का वैल्यू पूछ दे, तो r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मतलब g इज इक्वल टू हो जाएगा f इंटू r स्क्वायर, और m1 m2 नीचे चला आएगा m1 m2। तो बच्चे यहां तक यही बात लिखा हुआ था। यहां पर यही बात लिखा हुआ, g इज इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो एक फॉर्मूला तुम्हारे लिए बेस्ट फॉर्मूला यहां पर आ गया बच्चा, और एक यहां पर अच्छा फॉर्मूला आ गया, है ना। इसको तुम नोटिस करना अच्छा से, इसको तुम अच्छा से नोट्स बना लेना और याद कर लेना। f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, और g इज इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ g को डिफाइन करो, क्या अभी फॉर्मूला आया था, g इज इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब बच्चे डिफिनेशन निकालने का तरीका होता है कि अगर इसको भी यूनिट मान लिया जाए, इसको भी यूनिट मान लिया जाए, और इसको भी यूनिट मान लिया जाए, तो g फोर्स के बराबर हो जाएगा, g और f दोनों इक्वल हो जाएगा। इस चीज को मैं यहां पर वर्ड दे दिया हूं कि द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ, क्या, टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास, दोनों बॉडीज का मास यूनिट हो, ईच एंड प्लेस, कितना दूरी पर प्लेस हो, तो यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। दोनों बॉडी का मास अगर m हो और दोनों अगर यूनिट डिस्टेंस पर अगर हो, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस अगर 1 हो, तो उस समय इनके बीच में जो फोर्स अपीयर होगा, इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, g कहेंगे। इसी फोर्स को हम लोग कैपिटल G कहेंगे। अब अगर तुमसे कोई पूछ दे सॉरी, कि बताओ g का डायमेंशन क्या होता है, तो बहुत ही आसानी से तुम डायमेंशन बता सकते हो। अगर तुम्हारा फॉर्मूला आया कि g इज इक्वल टू
एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब बोलो एफ के बदले क्या लिखोगे, mlt माइनस 2, आर स्क्वायर तो l2, m1 तो m, m2 तो m, एक m कैंसिल, ऊपर में m जाएगा, m माइनस 1, 2 l यहां पर है और एक यहां पर है, तो l3 t माइनस 2, m माइनस 1 l3 t माइनस 2। यहां देखो m माइनस 1 l3 t माइनस 2। अब इसका वैल्यू कोई तुमसे पूछे तो सीजीएस वैल्यू, बच्चे ध्यान देना, a माइनस 9 यहां पर है, माइनस 9 यहां पर है, मिसप्रिंट हो गया। क्या होता है, सीजीएस वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, और इसका एसआई वैल्यू होता है 6.67। बच्चे यहां भी ध्यान देना, ये 10 टू द पावर माइनस 11 यहां पर है, तो 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद हो गया दोनों वैल्यू, याद हो गया। बोलो कैपिटल जी कितना होता है एसआई में, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट अगर तुम्हें समझना हो तो यहीं से समझो। बोलो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, आर का क्या होगा, मीटर, स्क्वायर है तो दे दो, m1 है तो केजी और m2 है तो केजी, इसका मतलब हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और यही पर केजी स्क्वायर को तुम ऐसे लिख सकते हो केजी टू द पावर माइनस 2। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दोनों वैल्यू को तुम ध्यान रखना, दोनों वैल्यू, चाहे सीजीएस वैल्यू हो या एसआई वैल्यू हो। बच्चे अभी जो तुम पढ़ रहे हो, कभी ये सोचने का जरूरत नहीं है कि सर ये तो क्लास 11 का मेरा एग्जाम होगा नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे ये सारे बात पर ध्यान नहीं देते हैं, वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने गेन कितना किया, उनको नॉलेज कितना हुआ, इन चीजों के बारे में वो कितना सीख पाए, उनको ये ध्यान देने का जरूरत होता है। अब जो कैपिटल जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग देखेंगे कि उस कैपिटल जी में क्या क्या, उस कैपिटल जी के लिए कुछ इंपॉर्टेंस बातें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द होल यूनिवर्स। यस, पूरे ब्रह्मांड में जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, कहीं नहीं बदलता है। बहुत स्लाइड डिफरेंट आएंगे, किसी किसी न्यूमेरिकल में तुम देखोगे ना, क्या देखोगे कि जैसे 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 है, तो कोई क्वेश्चन लिखेगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, या कोई क्वेश्चन लिख देगा 6.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, कोई ये भी लिख देगा 6.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो ये सब कोई मिस्टेकन नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेज नहीं है, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन कभी कभी हम लोग ऐसा ले लेते हैं, लेकिन ये सारा का सारा सेम वैल्यू है। तो कभी अगर तुम ऐसे देखो तो कंफ्यूज नहीं हो कि सर ने तो बता रखा है कि भाई ये पूरे यूनिवर्स में एक जैसा होता है, फिर इसका वैल्यू चेंज कैसे कर रहा है। तो पहला बात तो ये था। दूसरा बात कि जी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज। इसको नेचर और साइज से मतलब नहीं है कि जो बॉडी मैंने ये लिया वो किस चीज का बना हुआ, इससे इसको मतलब नहीं है, और कितना बड़ा है इससे भी इसको मतलब नहीं है। तो ना तो इसको नेचर से मतलब है, ना तो इसको साइज से मतलब है, वो जी में कोई चेंज इससे नहीं आता है। इट डज नॉट डिपेंड इवन अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द बॉडी। अब दो बॉडी हम ले रहे हैं, तो उस दो बॉडी के बीच का मीडिया कैसा है, मीडियम कैसा है, उस पर भी जी से कोई मतलब नहीं बनता है, जी का वहां कोई लेना देना नहीं होता है, उस पर उसका कोई असर नहीं होता है। और एक यहां पर कि द वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड बाय हेनरी कैवेंडिश, तो एक तुम्हारा जीके भी हो गया कि हेनरी कैवेंडिश ने इसके बारे में बताया था। तो बच्चे हम उम्मीद करें कि तुम लोग को ये सारा का सारा टॉपिक खूब अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स है ना, यहां तक हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब बच्चे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ी हुई भी कुछ बातें तुम जान लो। आज अपने तो फॉर्मूला के नाम पर एक ही क्वेश्चन अपने होंगे, इसके बाद के जो क्वेश्चन आएंगे तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अभी थोड़े हम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं, इंपॉर्टेंस फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान दो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अभी हमने देखा कि नेचर में दो पार्टिकल्स के बीच में ये जो आकर्षण बल लगता है, वहीं पर ग्रेविटेशन की बातें हम करते हैं। इसका मतलब है कि नेचर में ये अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। और इसको ऐसे नहीं कि कहीं कहीं यूज कर लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक पार्टिकल यहां पर है तो एक पार्टिकल यहां पर है, तो इसका लाइन ज्वाइनिंग ये जो होगा ना, ये मिलाने वाली रेखा,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन जब भी हम करते हैं तो ये मिलाने वाली रेखा पर ही करते हैं। लाइन ज्वाइनिंग इसी को बोलते हैं, मिलाने वाली रेखा पर होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टिकल्स। बच्चे अच्छी बातें हैं, इस पर भी तुम ध्यान देने का प्रयास करना। मान लो कि यहां पर तुम हो और यहां पर तुम्हारी लवर है, तो इसके बीच में अगर कोई थर्ड बॉडी अगर आ रहा है तो इससे इनके अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है? बताओ। नहीं ना फर्क पड़ता है। यहां पर बाय द वे मोहन है और यहां पर माय द वे सोनम है और यहां पर कोई बाजार में इतने सारे लोग खड़े हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इससे इनके अट्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं ना पड़ता है। तो यह बात यहां पर बताया गया कि प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टिकल्स, उनके बीच में, क्या मैं अब तुम्हारे भाषा में बता दूं, एक पार्टिकल यहां एक पार्टिकल यहां, तो थर्ड पार्टिकल अगर इसके बीच में आ रहा है तो इन दोनों के अट्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक अलग बात है कि इसके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, ये अलग हो सकता है, इसके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, ये हो सकता है। वो एक तो अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन आएगा, जब आएगा तो मैं और चर्चा करूंगा। लेकिन अगर ये दो पार्टिकल्स की बात की जाए तो इन दोनों पार्टिकल्स के अट्रैक्शन पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, ग्रेविटेशन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बात का हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और बच्चे एक जरूरी बात और कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन का तीसरा गति नियम का फॉलोवर है। तो होगा ना। अब तुम जरा सोचो, तो अब खुद ही सोचो कि मान लेते हैं कि एक पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल बी है, मास m1 और m2 है, तो ए इस पर फोर्स लगाएगा ना। मैं क्या बोला? मैं बोला कि ये दो तो ए इस पर फोर्स लगाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, और ए इस पर फोर्स लगाएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। एक अलग बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का सेम आएगा, नहीं आएगा? बताओ क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू जी, तो इसके लिए भी जी, m1 तो इसके लिए भी m1, m2 तो इसके लिए भी m2, आर तो जितना आर इसके लिए उतना ही आर इसके लिए, स्क्वायर तो स्क्वायर, तो सारा का सारा एलिमेंट तो सेम है। लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन बदलता है तो उसका साइन बदल जाता है। इसका मतलब कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, और यही तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है। एक्शन, एक को अगर एक्शन मान लिया जाए, दूसरे को अगर रिएक्शन मान लिया जाए, तो एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब हुआ कि ग्रेविटेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ का फॉलोवर है। एक अलग इशू है कि अगर इन दोनों को हम मोड में डाल दें, अगर इसको मोड में डाल दें, बच्चे चाहो तो तुम यहां वेक्टर का साइन दे लेना, फिगर बनाते समय वेक्टर का साइन दे देना, क्योंकि डायरेक्शन का मामला है। तो अगर मोड में डाल देंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, वैल्यू में कोई अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के कारण अमाउंट इक्वल है, फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसी को हम न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं। इसका मतलब है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स एंड इज फॉलोज यूनिवर्स स्क्वायर लॉ। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट फोर्स है। कैसे कांस्टेंट फोर्स है? तो एफ इज इक्वल टू, तुम फॉर्मूला पढ़े, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी क्या है? कांस्टेंट। m1 क्या है? कांस्टेंट। बेटा किसी भी पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का मास कभी चेंज नहीं करता है, किसी भी बॉडी का मास कभी भी चेंज नहीं करता है। बच्चे ध्यान दोगे, किसी भी प्लेस पर तुम्हारा जितना मास यहां है उतना ही सब जगह रहेगा। कंफ्यूज नहीं करो, मैं क्लासरूम में भी बहुत बार बता चुका हूं, मास चेंज नहीं करता, वेट चेंज करता है। वेट इज इक्वल टू एम जी होता है। मैं बोला कि मास कभी भी चेंज नहीं करेगा। क्या चेंज करेगा? वेट चेंज करता है। क्यों? क्योंकि वेट इज इक्वल टू एम जी होता है। जी के कारण वेट चेंज करता है। मास तो अकेला है, ए तो ए कांस्टेंट हो गया, ए तो था ही कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये किसको फॉलोज करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। यूनिवर्स, वन बाय को यूनिवर्स बोलते हैं और स्क्वायर लॉ आर स्क्वायर हो गया। और बच्चे ये लास्ट पॉइंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। बच्चे मैं आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दो फोर्स पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कंजर्वेटिव फोर्स मैंने बताया था जो पाथ पर डिपेंड ना करे, जिसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, पाथ से डिपेंड ना करे, उसको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। और जो पाथ पर डिपेंड करे उसको नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, ये पाथ पर डिपेंड करता है, ये पाथ कैसा है जहां पर फोर्स डेवलप हो रहा है। तो और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे चीज मैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव जहां पर मैं पढ़ाया था बहुत डिटेल बताया था। अभी अपने
तो दूसरा ही चीज चल रहा है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बच्चे ये 4-5 पॉइंट मैंने जो आपको बताया, ये सारे के सारे पॉइंट बच्चे आपको ध्यान देने का जरूरत है। और इसके बाद का टॉपिक्स तो अपना जो अब आएगा नेक्स्ट क्लास में, मजेदार टॉपिक्स रहेगा, मिस क्लास करने का जरूरत नहीं है बच्चे। साइंस के जो क्लास होते हैं एकदम बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान दे लीजिए। आप लोगों में एक बहुत बड़ी डिमेरिट्स है, आप अपने टेम्परामेंट को कंटिन्यूअस नहीं रख पाते हो। बहुत बड़ी डिमेरिट्स है। आप अपने फ्लो को, टेम्परामेंट को, अगर आपके अंदर बीच का जो जज्बा है, इसको अगर आप रेगुलर नहीं रखोगे, कंटिन्यू नहीं रखोगे, तो तुम्हें बेनिफिट नहीं होगा। साइंस हार्ड नहीं होता है, साइंस कंटिन्यू मांगता है। इसमें ये कंटिन्यू बहुत इंपॉर्टेंस वर्ड है। साइंस में अगर आप कंटिन्यूड अगर आप हैं और आपका अगर सीटिंग कैपेसिटी अगर थोड़े अच्छे हैं, तो साइंस से अच्छा तो संसार में कोई चीज होता ही नहीं है बच्चे। हर एक क्लास को तुम कई एक बार कर सकते हो। ऑफलाइन क्लास में क्या होता था, सर को मैंने एक बार सुना, बोर्ड को मैंने एक बार देखा, थोड़े वहां जो एंजॉय होते थे उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी का क्लास जो अपना है ना, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक बेनिफिट है कि मैं रीटेक कर सकता हूं, वहां तो केवल टेक होता है, रीटेक नहीं होता है ना। तो इसमें तुम आज भी देख सकते हो, और आज का क्लास आज शाम में भी देख सकते हो, फिर रात में भी देख सकते हो। नोट्स अगर इस समय कुछ मेरे को डाउट हुआ तो फिर से हम उसको रिवाइंड फॉरवर्ड करके मैं कर सकता हूं। बहुत फायदे हैं बच्चे, बहुत फायदे हैं। और कंप्लीटली मैं ऑफलाइन क्लास के जैसा तुम्हें क्लास दे रहा हूं। जितना मैं वहां एक्सप्लेन करता था उतना ही मैं यहां भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बच्चे खूब अच्छा से पढ़ाई कीजिए, इसमें कहीं से भी इफ बट का मामला नहीं है। और आप अच्छे, आप जो कमेंट्स दे रहे हो, आप जो रिस्पांस मेरे को दे रहे हो, वो रिस्पांस लगातार आप देते रहो। रिस्पांस देने से मेरे को पता चलता है कि हमारे बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। और सारे के सारे बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि यहां से जो भी नोटिफिकेशन जाए वो सारे के सारे नोटिफिकेशन तुमको खुद ब खुद तुम्हें मिलते जाए। तुम अपने दोस्तों के बीच में ये सारे क्लासेस को शेयर कर सकते हो, ताकि, और शेयर करने के बाद उन्हें भी बोलो कि आप भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि उन्हें भी ये नोटिफिकेशन यहां से जो भी जाए वो नोटिफिकेशन उनको मिले और उनको पता चले कि सर ने फिर कुछ भेजा है। तो चलो फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम लोग अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी डे।